Okay, good morning, 9th standard. So today again I just want to revise the topic which is on page number 8, the outbreak of revolution. I have explained you this, but again I am just revising it because it is very important topic. As you know that the high taxes was imposed on the third estate, and because of this the peasants start protesting that they are not going to pay these taxes as they are very high. So the nobility and the clergy, they were getting the privilege by birth, like they don't have to pay any kind of taxes. So all the taxes they are getting from the peasants only, they are putting on them only, the third class. So because of this the people were moved to protest. So the king Louis XVI has arranged an assembly of all the three states for the proposal of the new taxes. So on 5th May 1789 5 मई 1789 में लुई 16 ने एक असेंबली कंडक्ट की वर्साइल में, सो दैट ऑल द थ्री स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स कैन कम एंड डिलीवर द प्रॉब्लम्स, और कि किस तरीके से हम आगे जो प्रोग्राम्स हैं न्यू टैक्सेस को कैसे करें. तो from the first class, that is clergy, 300 representatives were there, and nobility में भी 300 थे, but जो third state थी they were 600 members. So उन लोगों को जब हॉल में बुलाया गया तो जो थर्ड स्टेट थी उन लोगों की जगह नहीं थी उस असेंबली में, सो दे हैव टू स्टैंड एट द बैक. आगे जो सीट्स थी दैट वाज फॉर द नोबिलिटी एंड द क्लर्जी पीपल. सो इन दिस वे उनको थर्ड जो स्टेट थी उनको थोड़ा सा बहुत बुरा फील हुआ दैट देयर वर नो स्पेसेस फॉर देम टू सिट, and there were lot of demands of the third state, but they said that only the representatives who are going inside the hall, they can carry the letters of their demands the people are having. So the 600 members who went inside the hall, they were carrying 40,000 letters the demands which they want. So first was that no seats were arranged for the third class, and while asking for the representatives, 300 मेंबर में क्लर्जी और नोबिलिटी के एक रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए थे यूनानिमस वोटिंग से. बट जब थर्ड प्रेजेंट्स की बारी है जिसमें 600 मेंबर थे, उसमें से भी उन्होंने कहा कि आपका भी एक ही रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा. अगर आप देखोगे सॉरी 300 का अगर एक है तो 600 के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, बट उन्होंने बोला कि नहीं, आपको भी एक ही रिप्रेजेंटेटिव्स खड़ा होना है, जिससे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इन चीज़ों को देखकर कि उन्हें एक पहले सीट नहीं मिली, सेकंड उनका रिप्रेजेंटेटिव्स दो ना हो के एक ही खड़ा किया, तो उनको बहुत नाइंसाफ़ी जैसी फीलिंग लाई गई कि यस दीज पीपल आर these people are not doing anything for us, they are not helping them out in any of the things. So they have started protesting, और उन्होंने 20th जून को what they have done, उन्होंने 20th जून को हॉल में जो टेनिस कोर्ट है वर्साइल के, वहाँ पे उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने एक नेशनल असेंबली बना ली. जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने एक नेशनल असेंबली बना ली. कब? 20th जून को. उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. वन फिलोसफर वॉज देयर, रूसो. ही हैज़ रिटन इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट. रूसो की एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से जो थर्ड स्टेट है, उन्होंने बोला कि हमारे लिए भी 2 रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करो. उन्होंने भी अपनी जो डिमांड है उसको बोला, बट द किंग एंड द अदर मेंबर्स दे हैव नॉट लिसन टू देम. तो एवरीथिंग वाज रिटन in the book called social contract. So on 20th June, all the representatives of the third state, they have assembled in the tennis court in the grounds of Versailles, and they declared themselves as National Assembly, and they said that we are going to frame our own constitution. So they were led by जो थर्ड स्टेट में जो चल रहा था ये रिवोल्यूशन, उसको 2 और लोगों ने फॉलो किया था जो थर्ड स्टेट के नहीं थे, जो सेकंड स्टेट के थे, नोबिलिटी के थे. दे वर लाइक मीराब्यू एंड
एबसाइस, ये दो नोबल फैमिली के लोग थे। तो दे हैव ऑल्सो सेड दैट द सोसाइटी शुड नॉट गेट द फ्यूडल प्रिविलेज, उन लोगों को बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। सो दे हैव सपोर्टेड द थर्ड स्टेट, उन लोगों ने पेजेंट्स को सपोर्ट किया। नाउ दे हैव जब सारे लोग जो नेशनल असेंबली थे वो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में लगे हुए थे, तो बाकी जो फ्रांस के लोग थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम बैड हार्वेस्ट, राइज ऑफ द प्राइस इन द ब्रेड, द क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड एट शॉप्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी बाकी लोग झेल रहे थे। आधे लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे और जो बाकी जो लोग थे वो इन सारे प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे थे। सो 14 जुलाई को जितनी भी क्राउड थी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में भरी हुई थी कि उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही हैं, उनका जो खाने के प्राइसेस वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने जो लुई 16 के बिल्डिंग है बेस्टाइल, उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बिकॉज दे वर वेरी एंग्री, बिकॉज नोबडी वॉज लिसनिंग टू देम एंड दे वर हैविंग अ वेरी बैड फेस, उनको कुछ नहीं मिल रहा था, नो सपोर्ट, किंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, दे वर नॉट हैविंग फूड ऑल्सो, दे वर जस्ट एक्सप्लॉयटेड एवरीवेयर। सो उन्होंने गुस्से में जो बिल्डिंग थी लुई 16 की बेस्ट स्टाइल में वो डिस्ट्रॉय कर दी। ओके, नाउ उसी टाइम पे कंट्री साइड में एक र्यूमर भी घूम रहा था कि एक चोरों का एक ग्रुप है जो जितने भी क्रॉप्स है उसको ख़राब कर रहा है। क्रॉप्स मतलब जब पके हुए फसल है उसको ख़राब कर रहा है, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे हो और पिच ऑक से क्या इंस्ट्रूमेंट है वो सारी चीज़ें ख़राब कर रहा है। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी पूरी कंट्री में। और लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लीट, इसके डर से बहुत सारे नोबल्स वो क्या हो गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए डर के मारे। जो कंट्री में रूमर चल रहा था कि जो चोर हैं, चोर का ग्रुप ये सारी चीज़ें कर रहा है, उससे जो नोबल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो गए। Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that its power would from now be checked by a constitution. Now इतनी सारी चीज़ें होने के बाद फाइनली लुई 16 ने बोला कि yes there should be a constitution. So on the night of, remember, रात के 4 अगस्त 1789, लड़ाई कब शुरू हुई थी, 20 जून को, और ख़त्म कब हुई, 4 अगस्त को। रात में 4 अगस्त 1789 में असेंबली हैज़ पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। नाउ द असेंबली हैज़ एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, जो प्रिविलेज होती है बाय बर्थ जो मिलती है वो ख़त्म कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी जो फर्स्ट स्टेट था उनको भी अपना जो बाय बर्थ प्रिविलेज था वो भी उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। सो फाइनली बिकॉज ऑफ द रिवॉल्ट बहुत सारे चेंजेस आए। सो व्हाट वर द चेंजेस ऑन पेज नंबर 10, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की मीन्स होता है व्हेन अ वन पर्सन इज रूलिंग द होल कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑल द पीपल। सो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 17 मतलब रेवोल्यूशन के बाद। रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में, और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, जहाँ पे जो पावर्स थे मोनार्क के, किंग के, वो लिमिटेड हो गए। वो ज़्यादा अपने पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, पावर बहुत ही कम हो गए। So the power, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to the different institutions. Now power एक के हाथ में ना होकर different levels में distribute हो गया। The levels were the legislature, executive and judiciary, जो मैंने आपको civics में भी पढ़ाया है। Legislative who make laws, executive दो क्या करता है, laws execute करता है, judiciary जो क्या करता है, चेक करता है दोनों के काम को। तो लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली आ जाएंगी जिसमें इलेक्टर्स वोट करते हैं, और एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स आ जाएंगे, और जुडिशरी में जज आ जाएंगे, जो तीनों लेवल को एक साथ देख रहे हैं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी 1791 में वो इसलिए बनाई थी ताकि हम नेशनल असेंबली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें इनडायरेक्टली क्या कर सके, इलेक्ट हो सकें।
citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Citizens like हमको अब राइट मिलने लगी कि अब हम अपने इलेक्टर्स चूज करें. Now only men above 25 years of age. Now अब अगर अभी आप देखोगे तो 18 अबव के लोगों को राइट मिली थी, बट उस वक्त 25 साल से जो ऊपर के हैं जो टैक्सेस पे करें, कितना टैक्स, 3 लेबर के वेज के बराबर टैक्स पे कर रहे हैं, उनको क्या माना जाता था, उनको एक्टिव सिटीजन माना जाता था. मतलब वो आदमी जो 3 लेबर का पैसा एक साथ भरे वो होगा एक्टिव मेंबर. और बाकी मैन और वुमेन देवर क्लासेस एट पैसिव सिटीजन्स. सो टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर. अगर आपको नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है तो आपको सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना है. जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा वही असेंबली का मेंबर बनेगा. सो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. राइट सच एज, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें राइट बने थे, दैट राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established and new natural and inalienable rights. ये सारे इंक्लूड किए गए उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको अपने जीने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपनी राय देने का अधिकार है, और सब इक्वल हैं. लॉ में सब इक्वल हैं. सो इट वॉज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द ईच एंड एवरी सिटीजन्स नेचुरल राइट्स. सो ये एक स्टेट की ड्यूटी बन गई कि वो एक सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे. सो दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सो अब हम पढ़ेंगे फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक. किस तरीके से फ्रांस में मोनार्की ख़त्म हो गया, फ्रांस क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया. दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे. थैंक यू क्लास.